गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस विथ एम के रेजा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम टेस्ट पेपर की सॉल्विंग करेंगे जिसके टॉपिक का नाम है रक्त, ब्लड। रक्त वाले टॉपिक को डिटेल से पढ़ाया गया है। चैनल पर जाकर के आप उसको आसानी से देख सकते हैं। इसके पहले रक्त समूह के टेस्ट पेपर को भी सॉल्व करवाया जा चुका है। तो आज का जो टेस्ट पेपर है वो केवल ब्लड पर निर्भर है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, रक्त, इन सब से संबंधित क्वेश्चन जो हैं इसमें रहेंगे। रक्त वाले टॉपिक पर देखा जाए तो हमेशा क्वेश्चन जो है निकल के आता है, या तो रक्त के ऊपर क्वेश्चन पूछता है या रक्त समूह के ऊपर क्वेश्चन जो है बन के आता है। इस टेस्ट पेपर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है जीएस विथ एम के रेजा से प्राप्त कर सकते हैं। ऑलरेडी इस टेस्ट पेपर को जो है कुछ घंटे पहले अपलोड कर दिया जाता है ताकि आप टेस्ट पेपर की पीडीएफ प्राप्त कर स्वयं से सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन को कॉपी पर लिख लें और उसके बाद वीडियो के माध्यम से व्याख्या देखें और उसके आंसर जो है टिक करते जाएं। टेस्ट पेपर सॉल्विंग का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि चारों ऑप्शन सहित व्याख्या की जाए, और जब चारों ऑप्शन सहित व्याख्या होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, और जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है उतना ही ज़्यादा पढ़ाई में मन लग रहा होता है। तो चलिए आते हैं टेस्ट पेपर। तो हमने बताया टेस्ट पेपर आप कहाँ से प्राप्त करेंगे। इसकी पीडीएफ जीएस विथ एम के रेजा टेलीग्राम चैनल से आप इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब एक एक करके क्वेश्चन को उठाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन ब्लड का पहला क्वेश्चन है, रक्त होता है यानी ब्लड क्या है। ऑप्शन में दिया गया है पहला, यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, यह एक प्रकार का उपकलित ऊतक है। तीसरा ऑप्शन दिया है उपयुक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर जो सही होगा आपका ए आंसर सही होगा कि रक्त एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो हमारे शरीर में चार ही प्रकार के मुख्य रूप से टिश्यू पाए जाते हैं। एक का नाम है कनेक्टिव टिश्यू, दूसरे का नाम है एपिथेलियल टिश्यू, तीसरे का नाम है मस्कुलर टिश्यू, और चौथे का नाम है नर्वस टिश्यू। क्वेश्चन जो पूछा गया है रक्त, तो रक्त क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। एपिथेलियल टिश्यू का सबसे अच्छा उदाहरण स्किन यानी त्वचा जो हमें दिखाई देती है वह एपिथेलियल टिश्यू का उदाहरण है। मस्कुलर टिश्यू का उदाहरण है मांसपेशियां, यानी हमारे शरीर में 639 मांसपेशियां लगभग पाई जाती हैं जो मस्कुलर टिश्यू से मिलकर के बनती हैं। और नर्वस टिश्यू यानी तंत्र का निर्माण जो होता है वो किससे होता है? नर्वस टिश्यू से होता है। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर सही होगा ए। तो रक्त क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। तो रक्त एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू में रक्त जो है विभिन्न प्रकार के पदार्थों को जोड़ता है और पूरे शरीर में इसको स्थानांतरित करता है, इसलिए रक्त को संवहन ऊतक भी कहा जाता है। जब नग्न आंखों से हम देखते हैं तो यह तरल अवस्था में दिखाई देता है, इसलिए तरल ऊतक भी कहा जाता है। इसलिए कभी कभी ऑप्शन आ जाए कि तरल संयोजी ऊतक, तो यह आंसर भी क्या होगा? सही होगा। तो चाहे संयोजी ऊतक हो चाहे ऑप्शन में तरल संयोजी ऊतक हो, दोनों ही ऑप्शन क्या होंगे? सही होंगे। यहीं पे एक क्वेश्चन निकल के आता है कि रक्त की उत्पत्ति किससे होती है? तो रक्त की उत्पत्ति भ्रूण अवस्था के मेसोडर्म से होती है। तीन प्रकार की लेयर पाई जाती है, एक मेसोडर्म होता है, दूसरा एंडोडर्म होता है और तीसरा एक्टोडर्म होता है। तो रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था के मेसोडर्म से होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। यानी यहाँ पे कूट बनाकर के क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हीमोग्लोबिन यानी रुधिर बड़िका के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कौन से सही है, इसमें कौन से गलत है। तो चलिए एक एक पढ़ते हैं। रुधिर बड़िका में पहला ऑप्शन दिया गया है, इसमें लोहा होता है, सही बात है, इसमें आयरन पाया जाता है। दूसरा दिया गया है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही बात है क्योंकि इसकी केंद्रीय धातु क्या है? आयरन होती है। तीसरा दिया गया है, कुछ रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, गलत है। आरबीसी का मुख्य कार्य
शरीर में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन करना होता है और यह ऑक्सीजन का सर्कुलेशन हीमोग्लोबिन नामक जटिल प्रोटीन के माध्यम से करता है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होगा? ऑक्सीजन का सर्कुलेशन करना होगा, ना कि प्रतिरक्षा तंत्र से रक्षा करना। तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रदान करने का कार्य जो है WBC का होता है, ना कि RBC का। चौथा ऑप्शन दिया गया है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो सही बात है, यह ऑक्सीजन का वाहक होता है। तो यहाँ पे कोड बना के दिया है जिसमें 1, 2, 4 सही है, सी आंसर इसका क्या होगा? सही होगा। तो हीमोग्लोबिन के संदर्भ में अगर थोड़ा सा यहाँ पे देख लें, हीमोग्लोबिन जो कि हीम तथा ग्लोबिन से मिलकर के बना होता है। हीम वाला भाग यह आयरन तथा पोरफायरिन नामक प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है यह किससे मिलकर के बना है? हीम तथा ग्लोबिन से मिलकर के बना है। हीम वाला भाग आयरन तथा पोरफायरिन नामक प्रोटीन से मिलकर के बना है। हीमोग्लोबिन का हीम परमाणु अपने साथ 4 आयरन परमाणुओं को जोड़ता है। हीमोग्लोबिन का हीम परमाणु अपने साथ 4 आयरन परमाणु को जोड़ता है और चारों आयरन परमाणु अपने साथ एक एक ऑक्सीजन परमाणु को जोड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन का परिवहन यानी सर्कुलेशन होता है। हीमोग्लोबिन की केंद्रीय धातु आयरन होती है, जिसके कारण से इसका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन जो है RBC में पाया जाता है, इसलिए RBC का रंग लाल होता है। RBC जो होती है रक्त में पाई जाती है, इसलिए रक्त का रंग लाल होता है। यानी क्वेश्चन कभी पूछ ले कि शरीर का सिंदूर किसे कहा जाता है, तो शरीर का सिंदूर किसे कहा जाता है? हीमोग्लोबिन को कहा जाता है। यदि ऑप्शन में हीमोग्लोबिन नहीं है तो फिर जो ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? सही होगा। तो हीमोग्लोबिन की केंद्रीय धातु क्या है? आयरन होती है, जिसके कारण से रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और शरीर का सिंदूर किसे कहा जाता है? हीमोग्लोबिन। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर जो है इसका सी सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आते हैं, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो हमने ऑलरेडी बता ही दिया किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है प्लाज्मा, दूसरा दिया गया हीमोग्लोबिन, तो बी आंसर इसका क्या होगा? सही होगा। सी ऑप्शन दिया गया हीमोसाइनिन। सी ऑप्शन में क्या दिया गया है? हीमोसाइनिन। इसके ऊपर क्वेश्चन अभी हाल में यूपीपीसीएस में पूछा भी गया था। हीमोसाइनिन जो होता है कीटों के रक्त में पाया जाता है, कीटों के रक्त में पाया जाता है और यह कीटों के रक्त को हल्का नीला या सफेद रंग प्रदान करने का कार्य करता है। यह कीटों के रक्त को हल्का नीला या सफेद रंग प्रदान करने का कार्य करता है और हीमोसाइनिन की केंद्रीय धातु होती है कॉपर। तो हीमोसाइनिन की केंद्रीय धातु कॉपर होती है। हीमोग्लोबिन की केंद्रीय धातु क्या होती है? आयरन होती है। तो इस प्रकार से देखें तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कीटों के रक्त का रंग कैसा होता है, तो कैसा होता है? हल्का नीला या सफेद होता है। किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन के कारण होता है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी आंसर सही है। इसमें चौथा ऑप्शन दिया है WBC। WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है। तो रक्त का पीएच स्तर कितना होता है? पता ही होगा आप लोगों को, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। जब कभी चोट लग जाती है और रक्त जीभ पर जाता है तो हल्के नमकीन स्वाद की अनुभूति हो रही होती है। तो रक्त जो होता है किस नेचर का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। तो पीएच स्केल है एक, जिसमें 0 से लेकर के 14 अंक होते हैं। पीएच स्केल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो ऑप्शन में दिया गया था 0 से 14 और बी ऑप्शन दिया गया था 1 से 14। सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन यहीं पे हुई थी कि 1 से 14 आंसर सही है कि 0 से 14। तो आंसर जो सही होगा वो कौन सा होगा आपका? 0 से 14। तो पीएच स्केल की वैल्यू 0 से 14 होती है, जिसके मध्य में 7 होता है। 7 के ऊपर जाते हैं तो क्षारीय मिलता है, 7 के नीचे आते हैं तो अम्लीय मिलता है, और यदि 7 होता है तो क्या होता है? उदासीन। यानी 7 के ऊपर जाएंगे तो बेसिक, 7 के नीचे आएंगे तो एसिडिक, और 7 पर आएंगे तो न्यूट्रल जो है प्राप्त होगा। तो रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4।
तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है आपका पहला ऑप्शन सही नहीं है, दूसरा ऑप्शन सही नहीं है, सी आंसर इसका सही होगा। 7.35 से 7.45 ए आंसर आपका जो है इसका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां है, एंटीजन वह पदार्थ है जो क्या करता है। पहला ऑप्शन दिया गया है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है शरीर के तापमान को कम करता है, गलत है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है, सही है। यानी एंटीजन क्या है? एंटीजन जो होता है यह हमारे शरीर में एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है। कई बार ये क्वेश्चन जो है भिन्न भिन्न प्रकार से बना हुआ है, आगे भी बन सकता है। तो एंटीजन का मुख्य कार्य क्या होता है? एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करना। तो देखिए हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी किसकी है? डब्ल्यूबीसी की है। यानी आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का सर्कुलेशन करना, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना, और यह प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत जब करता है तो लिम्फोसाइट सेल्स के माध्यम से करता है, लिम्फोसाइट कोशिका के माध्यम से करता है। लिम्फोसाइट कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक है बी लिम्फोसाइट कोशिका और दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट कोशिका। बी लिम्फोसाइट कोशिका जिसका उत्पादन बोन मैरो में होता है, मैच्योरेशन भी बोन मैरो में होता है, और यह एंटीबॉडी का निर्माण करता है। यानी एंटीबॉडी का निर्माण तो होता है लिम्फोसाइट कोशिका के द्वारा, लेकिन किस कोशिका के द्वारा होता है? बी लिम्फोसाइट कोशिका के द्वारा। टी लिम्फोसाइट का उत्पादन बोन मैरो में होता है और मैच्योरेशन थाइमस ग्लैंड से निकलने वाले थाइमोसिन हार्मोन की उपस्थिति में होता है। यानी इसका परिपक्वन जो होता है यह थाइमस ग्लैंड से निकलने वाले थाइमोसिन हार्मोन की उपस्थिति में होता है, और यह एंटीजन को पहचानने का कार्य करता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो टी लिम्फोसाइट जो है यह एंटीजन के लिए जिम्मेदार है, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी के लिए जिम्मेदार है, और एंटीजन किसके निर्माण को प्रेरित करता है? एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि एंटीजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है। इसका आंसर जो सही होगा डी आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, शरीर में निम्न में से कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो अब तो आंसर आपको पता ही होगा, इसका क्या हो जाएगा? डब्ल्यूबीसी। यानी संक्रमण से, इन्फेक्शन से, रोगों से रक्षा करने का कार्य कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। और डब्ल्यूबीसी में मुख्य भूमिका किसकी होती है? लिम्फोसाइट कोशिका की भूमिका हो रही होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है उसमें आरबीसी दिया गया है, बताए थे क्या करता है? ऑक्सीजन का सर्कुलेशन करता है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। रक्त प्लाज्मा जो है पाया जाता है जिसमें जल पाया जाता है, कार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और डी ऑप्शन दिया हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के संदर्भ में तो बताई है कि इसकी केंद्रीय धातु क्या है? आयरन है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां आते हैं, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट कोशिका के द्वारा। और लिम्फोसाइट कोशिका में किसके द्वारा होती है? बी लिम्फोसाइट कोशिका। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। मोनोसाइट सेल्स है, दूसरा है लिम्फोसाइट सेल्स, तीसरा है इओसिनोफिल सेल्स, और चौथा है न्यूट्रोफिल सेल्स। तो यहाँ पे मोनोसाइट सेल्स जो होती है सही नहीं है ऑप्शन में। ऑप्शन में सही क्या हो जाएगा आपका? लिम्फोसाइट सेल सही हो जाएगा। तो लिम्फोसाइट सेल्स जो होता है यह डब्ल्यूबीसी के उत्पादन को बढ़ावा देता है या डब्ल्यूबीसी का उत्पादन करता है। मोनोसाइट सेल्स जो होती है ए कणिका विहीन कोशिका होती है। यानी डब्ल्यूबीसी जो होती है दो प्रकार की होती हैं, एक कणिका युक्त कोशिका और दूसरा कणिका विहीन कोशिका। कणिका विहीन कोशिकाएं भी दो प्रकार की हैं, एक है मोनोसाइट और दूसरा है लिम्फोसाइट। यानी एक ग्रेन्युलोसाइट कोशिकाएं जो है दो प्रकार की हैं, एक मोनोसाइट और दूसरा कौन सा है? लिम्फोसाइट। जबकि ग्रेन्युलोसाइट कोशिकाएं तीन प्रकार की होती है, बेसोफिल सेल्स, न्यूट्रोफिल सेल्स और इओसिनोफिल सेल्स। तो देखिए यहाँ एक ऑप्शन में दिया गया है इओसिनोफिल सेल्स। इओसिनोफिल सेल्स जो है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने में सहायक है, लेकिन जब इसकी संख्या बढ़ती है तो यह घातक हो जाता है। एक रोग जिसका नाम है इस्नोफिलिया, सुना भी होगा और कई लोगों को हुआ भी होगा। इस्नोफिलिया में क्या होता है? सर्दी जुकाम जैसे लक्षण ही दिखाई देते हैं, सर्दी जुकाम खांसी जैसे लक्षण दिखाई दे रहे होते हैं। तो इस्नोफिलिया रोग जो होता है यह इओसिनोफिल सेल्स की संख्या बढ़ने के कारण ही होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां,
रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? यानी अगर WBC की संख्या हमारे शरीर में अत्यधिक बढ़ जाए तो उसे रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? तो नाम से, क्वेश्चन से तो ऐसा लग रहा है कि WBC अगर ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगी तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। WBC की जब अत्यधिक संख्या अनियंत्रित वे में बढ़ती है तो इसे कहा जाता है ल्यूकीमिया। और ल्यूकीमिया को किस नाम से जाना जाता है? रक्त कैंसर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए घातक है, क्वेश्चन कई प्रकार से बना हुआ है। रक्त कैंसर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकीमिया के नाम से। ल्यूकीमिया किस नाम से जाना जाता है? रक्त कैंसर के नाम से जाना जाता है। और रक्त कैंसर किसके कारण होता है? WBC की अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है। रक्त कैंसर के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फास्फोरस 32 रेडियोधर्मी पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो रक्त कैंसर के उपचार के लिए फास्फोरस 32 रेडियोधर्मी पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, देखा जाए तो WBC की अत्यधिक मात्रा का बढ़ना शरीर के लिए घातक है और रोग विज्ञान में उसे क्या कहा जाता है? ल्यूकीमिया कहा जाता है। ठीक है। एनॉक्सिया जो दिया गया एक प्रकार का डर होता है। एनीमिया जान ही रहे होंगे, एनीमिया में क्या होता है? रक्त की कमी हो जाती है, यानी RBC की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। सेप्टिमीशिया, सेप्टिमीशिया का मतलब होता है ब्लड का पॉइजनस हो जाना, यानी विषैला हो जाना, टॉक्सिक हो जाना। किसी भी कारण से रक्त का पॉइजनस होना ही क्या कहलाता है? सेप्टिमीशिया कहलाता है। चलिए 8वां का आंसर जो होगा आपका बी आंसर सही होगा, ल्यूकीमिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं। ऑप्शन में दिया गया यकृत में, दूसरा दिया गुर्दे में यानी किडनी में, तीसरा दिया हृदय में और चौथा दिया अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। तो लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ पे बनती हैं? बोन मैरो में बनती है, बोन मैरो में। तो आंसर क्या सही होगा इसका? डी आंसर सही होगा। लेकिन यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया यानी वयस्क अवस्था के ऊपर क्वेश्चन निकल के आया है। लेकिन कभी क्वेश्चन अगर पूछ ले कि भ्रूण अवस्था में RBC का निर्माण कहाँ पे होता है, तो भ्रूण अवस्था में यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में RBC का निर्माण यकृत एवं प्लीहा में होता है, लीवर एंड स्प्लीन में होता है। जबकि एडल्ट स्टेज में RBC का निर्माण कहाँ पे होता है? बोन मैरो में। तो ध्यान रखिएगा, एडल्ट स्टेज में RBC का निर्माण कहाँ पे होगा? बोन मैरो में। एम्ब्रियोनिक स्टेज में RBC का निर्माण कहाँ पे होगा? लीवर एंड स्प्लीन में। चलिए इसका आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होना। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है तो कहां पे होता है? कौन सा अंग है जहां पे WBC बनती है और RBC वहां पे क्या होती है? मरती है। ऑप्शन में दिया गया है पहला लसिका ग्रंथि, गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्लीहा यानी स्प्लीन, यही आंसर इसका सही होगा। तीसरा दिया गया है पेनक्रियाज ग्लैंड यानी अग्नाशय ग्रंथि और चौथा दिया है यकृत यानी लीवर। तो देखिए यहाँ पे आंसर जो आपका सही होगा वो कौन सा होगा? प्लीहा होगा। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ऐसा कौन सा अंग है जहां पे WBC का उत्पादन होता है और RBC की वहां पे मृत्यु होती है। तो RBC का औसत जीवन काल 120 दिन का होता है। तत्पश्चात RBC भंगुर हो जाती है, कमजोर हो जाती है और यकृत एवं प्लीहा के जाल में फंस करके मृत हो जाती है। सबसे ज्यादा RBC प्लीहा में मरती है, इसलिए प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। यानी सबसे ज्यादा RBC कहाँ पे मर रही हैं? स्प्लीन में, प्लीहा में, तिल्ली में मर रही हैं। इसलिए प्लीहा को RBC का क्या कहा गया है? कब्रिस्तान या कब्रगाह कहा गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि RBC का कब्रिस्तान, कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। WBC के संदर्भ में है। WBC का उत्पादन मुख्य रूप से अस्थि मज्जा में होता है। इसके अलावा लिम्फ में यानी लसिका में भी होता है और प्लीहा में भी होता है। तो देखिए WBC का उत्पादन प्लीहा में हुआ, RBC की मृत्यु प्लीहा में हुई, इसलिए आंसर क्या सही हो जाएगा? प्लीहा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है WBC का बनना तथा RBC का विनाश होना कहाँ पे है? प्लीहा में। तो आंसर जो होगा इसका बी आंसर सही होगा। चलिए इसके बाद इसमें दिया पेनक्रियाज ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो अग्नाशय ग्रंथि ही होती है।
इंसुलिन हार्मोन का स्रावण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा ही होता है। इसके बाद चौथा ऑप्शन दिया गया यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है। तो यकृत, अग्नाशय, सबके ऊपर क्वेश्चन जो है निकल के आते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित में रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो ऑप्शन में दिया गया यहाँ पे पेप्सिन पहला दिया है, दूसरा दिया है माल्टेज, तीसरा दिया है थ्रोम्बिन और चौथा दिया है प्रोथ्रोम्बिन। तो आंसर जो होगा इसका सी आंसर सही होगा, थ्रोम्बिन। यानी थ्रोम्बिनेज एंजाइम जो होता है यह फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। जब फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है तो ऐसी कंडीशन में रक्त कणिकाएं फंस जाती हैं और अंततः रक्त की क्लॉटिंग हो जाती है। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति है जिसको गंभीर चोट नहीं लगी है तो विगत 5 से 7 मिनट में ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ व्यक्ति ऐसे भी मिल जाते हैं जो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होते हैं। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग होता है जिसमें रोगी व्यक्ति के शरीर में जब चोट लगती है और रक्त निकलना प्रारंभ होता है तो वहां पे रक्त की क्लॉटिंग नहीं होती है। तो हीमोफीलिया में रक्त की क्लॉटिंग नहीं होती है। फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? थ्रोम्बिन उत्तरदायी होता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है पेप्सिन माल्टेज। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन के पाचन से संबंधित होता है। यानी जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स लेते हैं। तो प्रोटीन के पाचन से संबंधित 3 एंजाइम होते हैं जिसमें से एक का नाम है पेप्सिन, जो कि इसी की स्पेलिंग से ही निकल रहा है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरिप्सिन। यानी प्रोटीन के पाचन से 3 एंजाइम है, एक का नाम है पेप्सिन, दूसरे का नाम है ट्रिप्सिन और तीसरे का नाम क्या है? इरिप्सिन होता है। पेप्सिन का स्रावण होता है अमाशय से, ट्रिप्सिन का स्रावण होता है ड्यूडेनम से और इरिप्सिन का स्रावण होता है इलियम से। ड्यूडेनम और इलियम जो होते हैं ये छोटी आंत के पार्ट होते हैं। यानी छोटे आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, ड्यूजेनम और इलियम। तो ड्यूडेनम से निकलता है ट्रिप्सिन और इलियम से निकलता है इरिप्सिन। चल एक और इसमें दिया गया माल्टेज, समझ ही गए होंगे। माल्टेज यानी शर्करा का नाम सुना होगा, एक माल्टोज, ग्लूकोज, ग्लेक्टोज, मेनोज, डेक्सट्रोज, फ्रुक्टोज, ये समस्त शर्कराएं हैं। कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ा जाता है तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। डाइसेक्राइड जो होता है पुनः 3 प्रकार का दिखाई देता है मुख्य रूप से। एक का नाम होता है माल्टोज, दूसरे का नाम होता है लैक्टोज, तीसरे का नाम होता है सुक्रोज। माल्टोज का निर्माण ग्लूकोज के मिलने से होता है। यानी ग्लूकोज के जब 2 अणु आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं तो माल्टोज का निर्माण होता है। और यह किसमें पाया जाता है? अनाजों में। यानी जो हम अनाज खाते हैं, गेहूं, ग्रेन्स वगैरह, उन्हीं सब में जो है ये अवेलेबल होता है। तो माल्टेज का मुख्य कार्य होता है ग्लूकोज को ब्रेक करना और इसको मोनोसेक्राइड के रूप में कन्वर्ट करना। यानी ग्लूकोज क्या है? मोनोसेक्राइड है। तो माल्टेज जो होता है माल्टोज को क्या करता है? तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद जो है सुक्रोज भी आया है, इसके अलावा देखा जाए फ्रुक्टोज भी आया है। इन सब चीजों की चर्चा आगे कहीं क्वेश्चन मिलेगा तो सॉल्व करेंगे और व्याख्या भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12वां है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज भी बहुत करता है। तो देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है, इसमें 60%, दूसरा 17%, तीसरा 80% और चौथा 90%। तो प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। डी आंसर इसका क्या होगा? सही होगा। क्योंकि जब हम रक्त पढ़ते हैं और रक्त का संगठन देखते हैं तो रक्त में 2 चीजें पाई जाती हैं। यानी रक्त का कंपोजिशन जब पढ़ते हैं तो 2 प्रकार से 2 चीजें इसमें पाई जाती है। एक का नाम होता है प्लाज्मा और दूसरे का नाम है रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा वाला भाग जो होता है यह 55 से 60% होता है।
और रक्त कणिकाएं वाली भाग जो होती हैं 40 से 45% के रूप में पाई जाती है। प्लाज्मा वाला भाग जो है इसमें 90 से 92% जल होता है और 8 से 10% अन्य कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। यानी प्लाज्मा वाले भाग में 90 से 92% जल है और रक्त कणिकाएं जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। एक का नाम आरबीसी, दूसरे का नाम डब्ल्यूबीसी और तीसरे का नाम क्या है, प्लेटलेट्स। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, प्लाज्मा में जल की मात्रा। तो प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी है, दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग 90%। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले रक्त में जल की मात्रा कितनी होती है, तो रक्त में जल की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो रक्त में जल की मात्रा लगभग कितनी हो जाएगी, 60%। क्यों, क्योंकि रक्त में प्लाज्मा वाले भाग में जल है और प्लाज्मा का प्रतिशत कितना है, 55 से 60% है। तो यहाँ पे देखा जाए तो रक्त में जल की मात्रा कितनी होगी, लगभग 55 से 60% ही होगी। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन निकल के आता है, पूरे शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो पूरे शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, लगभग 70 से 75% होती है। तो यहाँ पे देखिए तो आंसर जो आपका सही हो रहा है वो दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आंसर है, आपका डी आंसर सही है 90%। तो ये तो आपका डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां है क्वेश्चन कथन कारण के रूप में। क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ते हैं पहले इसको। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन ये दिया गया है, कटे स्थानों से रक्त प्रवाह को रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है। सैलून की दुकान में जाते हैं और जब कभी ब्लेड लग जाती है तो सबसे पहले क्या करता है, फिटकरी उठाता है, घिसना प्रारंभ करता है और जब वहां पे घिस देता है तो ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, रक्त निकलना कुछ समय बाद क्या है, बंद हो जाता है। तो एक कथन तो बिल्कुल क्या है, सही है। दैनिक जीवन में भी हम देख रहे होते हैं और जिसने अनुभव ना किया हो वो सैलून की दुकान में जाके अनुभव भी कर सकता है। कारण में दिया गया है, रक्त एक कोलाइडी निकाय है, ये सही है। चलिए, कारण के रूप में दिया गया है, रक्त एक कोलाइडी निकाय है, तो ये वाला भी सही है आपका, कोलाइडी निकाय है। तो ध्यान रखिएगा, जूलॉजी की भाषा में पूछा जाए तो रक्त जो है संयोजी ऊतक है, लेकिन रसायन विज्ञान की भाषा में अगर चर्चा की जाए तो रक्त को कोलाइडी विलयन के सॉल वर्ग में रखा गया है। और सॉल वर्ग में ऐसे पदार्थ आते हैं जिसमें द्रव को मिलाया जाता है और ठोस को मिलाया जाता है। द्रव की क्वांटिटी लगभग 70% होती है और ठोस की क्वांटिटी लगभग 30% होती है। क्योंकि द्रव की क्वांटिटी अधिक होती है इसलिए इनमें बहने का गुण पाया जाता है। तो रक्त जो है एक कोलाइडी निकाय है। कोलाइडी निकाय में किस में रखा गया, सॉल वर्ग में। और कोलाइडी विलयन की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 8 अवस्थाएं जो हैं पाई जाती हैं। फिर इसी में आगे दिया गया, जिसमें ऋण आवेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्युमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। तो ये पूरा सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहे हैं, यानी आंसर जो सही होगा आपका ए आंसर सही होगा। तो इसका आंसर क्या है आपका, ए सही। चलिए 14वां क्वेश्चन आते हैं। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून का थक्का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कुछ रेडियो आइसोटोप्स का निर्माण हो चुका है जिनका प्रयोग जो है मेडिकल क्षेत्र में किया जाता है। यहां पूछा गया है क्वेश्चन में कि रक्त का थक्का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो रक्त का थक्का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम 24 जो होता है शरीर के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन में जो दिया गया है इसमें डी ऑप्शन दिया गया है, जो कि आंसर क्या होगा, सही होगा। इसके अलावा भी हमने एक चर्चा की थी फास्फोरस 32। फास्फोरस 32 रेडियोधर्मी पदार्थ का प्रयोग किसके लिए करते हैं, रक्त कैंसर या ल्यूकीमिया के उपचार के लिए करते हैं। इसी प्रकार से एक और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है विभिन्न कैंसरों के उपचार के लिए। यानी विभिन्न कैंसरों के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। रक्त कैंसर के उपचार के लिए फास्फोरस 32 का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से एक और होता है जिसका नाम है आयोडीन 131। आयोडीन जुड़ गया है थायराइड ग्रंथि के उपचार के लिए। तो थायराइड ग्रंथि के उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं। एक और होता है जिसका नाम है आर्सेनिक 74। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है ब्रेन ट्यूमर के उपचार के लिए। तो आर्सेनिक 74 का प्रयोग ब्रेन ट्यूमर के उपचार के लिए, आयोडीन 131 का प्रयोग
थायराइड ग्रंथि के उपचार के लिए, कोबाल्ट 60 का प्रयोग विभिन्न कैंसर के उपचार के लिए, फास्फोरस 32 का प्रयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए और सोडियम 24 का प्रयोग शरीर के अंदर रक्त का थक्का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका डी आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त को हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमण संश्लेषित बनाता है? अनुत्क्रमण संश्लेषित बनाता है, ऑप्शन में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, शुद्ध नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण। तो यहाँ पे आंसर जो आपका सही होगा, सी आंसर सही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए हीमोग्लोबिन का हीम परमाणु जो है अपने साथ कितने आयरन परमाणु को जोड़ रहा है? 4 आयरन परमाणु को जोड़ रहा है और चारों आयरन परमाणु अपने साथ एक एक ऑक्सीजन परमाणु को जोड़ते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। यानी अगर ये प्रोसेस हो रही है तब तो बहुत अच्छा है, प्रॉपर वे में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन शरीर में होता रहेगा। लेकिन जब हम प्रदूषण भरे वातावरण में रहते हैं और वहां पे एक गैस निकलती है जिसका नाम होता है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जब आयरन परमाणु से जुड़ती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, और जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है तो ऐसा आयरन परमाणु पुनः कभी भी ऑक्सीजन परमाणु को जोड़ने की क्षमता नहीं रखता है। इसलिए हमारे शरीर में जैसे जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती जाती है, ऑक्सीजन की सांद्रता घटती जाती है, और जब ऑक्सीजन की सांद्रता घटेगी तो व्यक्ति का दम घुटने लगता है। यही कारण है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोंटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो सफोगेशन गैस या दम घोंटू गैस के नाम से किसे जाना जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को ही जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका? कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने दैनिक जीवन में भी देखा होगा, कहा जाता है कि ठंडी के मौसम में बंद कमरे में अलाव जला के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अलाव जला के सोते हैं तो कभी कभी व्यक्ति सोता रह जाता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अलाव जब जल रही होती है तब तो कोई दिक्कत नहीं, जब बुझ जाती है तो उससे कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी। बंद कमरा है, गैस को निकलने के लिए जगह नहीं है, शरीर में इसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी, व्यक्ति अचेतन स्थिति में होता है, तो कभी कभी यह शरीर के लिए क्या हो जाती है? घातक हो जा रही होती है। इसलिए बंद कमरे में अलाव जला करके नहीं सोना चाहिए। चल इसके बाद दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का नाम तो खूब सुना होगा। वैश्विक तापन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, समस्त गैसों में सबसे भारी गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही हो रही होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही उत्तरदायी होती है। दूसरा दिया गया नाइट्रोजन गैस। शीतलन का कार्य कौन करता है? नाइट्रोजन गैस करता है। आप देखते होंगे आज की डेट में 4 व्हीलर 2 व्हीलर के चक्के होते हैं, उसमें आज की डेट में किस गैस को भरा जाने लगा है? नाइट्रोजन। पहले किसको भरते थे? हीलियम। पेट्रोल पंप की मशीन के पास आप देखिएगा वहां पे नाइट्रोजन फिलिंग है, जहां पे सर्विस सेंटर होता है बकायदा लिखा रहता है कि नाइट्रोजन फिलिंग क्यों आवश्यक। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है शीतलन का कार्य करता है, और जब ये शीतलन का कार्य करता है तो टायर कितना भी लंबे समय तक चलता रहेगा, कितनी भी तेज गति से चलता रहेगा, उसमें विस्फोट होने की संभावनाएं नहीं रहेगी। इसलिए नाइट्रोजन फिलिंग जो है आवश्यक होता है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर चला रहे हों वो मुख्य रूप से किसको प्राथमिकता दें? नाइट्रोजन फिलिंग को ही प्राथमिकता दें। नाइट्रोजन जहां जहां लगता है वहां पे शीतलन का कार्य ही आ जाता है। जैसे कि देखा जाए, क्वेश्चन पूछ लेता है कि बड़े बड़े शीत संग्रहालय में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अमोनिया जो होता है ये भी किसका कार्य करता है? शीतलन का कार्य करता है। इसके बाद इसमें देखिए एक और दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। हीलियम के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है कि अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हीलियम होती है। गोताखोर अपने साथ ले गए ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस मिक्स करके ले जाते हैं? हीलियम गैस मिक्स करके ले जाते हैं। बैलून में किस गैस को भरा जाता है? हीलियम गैस को भरा जाता है। आवर्त सारणी की सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो हीलियम नहीं होती है। कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। लेकिन हाइड्रोजन कैसी गैस होती है? ज्वलनशील गैस होती है। और हीलियम कैसी होती है? अज्वलनशील गैस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 15वां का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी आंसर सही होगा।
चलिए 16वां है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापक्रम होता है तो कितना होता है मानव शरीर का तापमान? 98.6 फ़ारेनहाइट। तो पैमाने 4 प्रकार के मुख्य रूप से यूज किए जाते हैं। एक फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का तापमान कितना है? 98.6 फ़ारेनहाइट। केल्विन में देखा जाए तो 310 केल्विन होता है। सेंटीग्रेड में देखा जाए या सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और एक होता है र्यूमर, र्यूमर में मानव शरीर का तापमान होता है 29.6 र्यूमर। तो ये 4 पैमाने होते हैं और चारों पैमानों पर मानव शरीर का ही तापमान लिखा हुआ है। तो मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना है? 98.6। केल्विन में कितना है? 310 केल्विन। सेल्सियस में कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। और र्यूमर में कितना होता है? र्यूमर 29.6 र्यूमर। चलिए, तो आंसर तो इसका मिल ही गया होगा आपको। क्या आंसर सही है? बी आंसर सही है, 98.6। क्वेश्चन नंबर 17 है, डेंगू रोग मानव शरीर में निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? डेंगू रोग में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स। आए दिन प्रयागराज में आप देखते होंगे डेंगू रोग देखने को मिल जाता है। तो डेंगू रोग के रोगी जब मिलते हैं तो उनमें क्या होता है? प्लेटलेट्स की कमी हो जा रही होती है। तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना होता है। तो डेंगू रोग जो होता है वो किसके द्वारा होता है? डेंगू वायरस के द्वारा होता है, जिसको कैरी करने का कार्य करता है एडिज इजिप्टी मच्छर। एडिज इजिप्टी मच्छर, जिसे टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देखते हो जिस प्रकार से टाइगर में धारियां होती हैं, उसी प्रकार से इस मच्छर में धारियां होती हैं, इसलिए इसको क्या कह देते हैं? टाइगर मच्छर भी कह देते हैं। तो जीका वायरस को कैरी करने का कार्य, डेंगू वायरस को कैरी करने का कार्य एडिज इजिप्टी मच्छर ही कर रहा होता है। तो डेंगू रोग में किसकी कमी होती है? प्लेटलेट्स की। हीमोग्लोबिन वगैरह की चर्चा जो है हो चुकी है। आंसर इसका सही होगा ए। क्वेश्चन नंबर 18वां है, किसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? तो मानव शरीर की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें अनाक्षी श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। लेकिन ऊंट एवं लामा 2 ऐसे जंतु होते हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, इसलिए उनकी आरबीसी का आकार कैसा होता है? उभयोत्तल होता है, बाइकॉन्वेक्स होता है। और मानव शरीर की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसलिए मानव शरीर की आरबीसी का आकार उभयतल होता है, बाइकॉनकेव होता है। तो देखिए यहाँ पे आंसर होगा आपका ऊंट एवं लामा। देखिए कहाँ लिखा है? सी ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा। घोड़ा एवं चूहा दिया, इसके लिए भी एक विशेषता है कि ऐसे कौन से 2 जंतु हैं जिनमें जन्मजात पित्ताशय नहीं पाया जाता है, जन्मजात गाल ब्लैडर नहीं पाया जाता है। तो उसका आंसर होता है घोड़ा एवं चूहा। तो जन्मजात पित्ताशय नहीं पाया जाता है घोड़ा चूहा में, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, वो किस में पाया जाता है? ऊंट एवं लामा में। चलिए क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 18वां हो चुका। 19वां, आरबीसी के परिपक्वन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो देखिए हमने बताया कि आरबीसी का उत्पादन भ्रूण अवस्था में कहाँ पे होता है? लीवर स्प्लीन में। वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा में होता है। और जैसे ही आरबीसी उत्पन्न होती है इसका मैच्योरेशन प्रारंभ होता है। आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए विटामिन बी12 एवं फॉलिक अम्ल की आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ पे कहीं आंसर मिल रहा है विटामिन बी12 एवं फॉलिक अम्ल। बी आंसर इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। यानी अगर विटामिन बी12 शरीर में कम होगा तो निश्चित रूप से एनीमिया जैसे लक्षण दिखना क्या होंगे? प्रारंभ हो जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, मैक्रोफैगी भक्षी कोशिका किसमें पाई जाती है? मैक्रोफैगी, तो भक्षी कोशिका जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फैगोसाइट सेल्स। भक्षी कोशिका ऐसी कोशिकाएं कहलाती हैं जो मृत कोशिकाओं को भक्षण करने का कार्य करती हैं, उन्हें भक्षी कोशिका कहा जाता है। यानी हमारे शरीर में जब कोशिकाएं मर जाती हैं तो उनको खाने के लिए भी कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं कोशिकाओं को क्या कहते हैं? भक्षी कोशिका, जिसे फैगोसाइट सेल्स कहा जाता है। मैक्रोफैगी फैगोसाइट सेल्स जो होती हैं ये प्लीहा में पाई जाती हैं, जो कि मृत आरबीसी को खाने का कार्य करती हैं। जबकि कुफर फैगोसाइट सेल्स जो होती हैं ये लीवर में पाई जाती हैं। तो देखिए आरबीसी जो होता है इसका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। तत्पश्चात आरबीसी कमजोर हो जाती है और लीवर तथा स्प्लीन के जाल में फंसकर मर जाती हैं। सबसे ज्यादा आरबीसी प्लीहा में मरती हैं, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। और इन मृत आरबीसी को खाने के लिए मैक्रोफैगी भक्षी कोशिका वहां पाई जाती है। और जो
लीवर में मरेंगी, उनको खाने के लिए कुफर फेगोसाइट सेल्स वहां पे पाई जाती है। तो देखिए अब यहाँ पे मैक्रोफेगी आंसर जो होगा इसका बी आंसर सही होगा। तो प्लीहा में पाई जाती है और यकृत में कौन पाई जाती है? कुफर पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त प्रतिजामन के नाम से जाना जाता है। रक्त प्रतिजामन एंटीकोगुलेंट के नाम से किसे जाना जाता है? तो एंटीकोगुलेंट के नाम से जाना जाता है हेपेरिन को। यानी हमारे शरीर के अंदर रक्त जो है तरल अवस्था में बना हुआ है और इसे तरल अवस्था में बनाए रखने का कार्य कौन करता है? हेपेरिन करता है। इसलिए हेपेरिन को कहा जाता है रक्त प्रतिजामन। तो यहाँ पे आंसर जो आपका सही होगा वो क्या होगा? सी आंसर सही होगा। हिस्टामिन ए में दिया है ऑप्शन में हिस्टामिन। हिस्टामिन जो होता है एलर्जी कारक होता है और एलर्जी तो किसी भी कारण से किसी भी समय में किसी भी अवस्था में आसानी से हो सकती है। एलर्जी को नियंत्रित करने के लिए एंटी हिस्टामिन टैबलेट का सेवन किया जाता है। सेरोटोनिन जो होता है यह जो क्षतिग्रस्त रक्त वाहिकाएं होती हैं उनको सिकोड़ने का कार्य करता है। और मोनोसाइट सेल्स क्या होती है? ए ग्रेनुसाइट सेल्स होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात, तो आरबीसी की संख्या एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग 50 से 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त पाई जाती है, जबकि डब्ल्यूबीसी की संख्या जो होती है एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग 6000 से 9000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त के रूप में दिखाई देती है। लगभग में डाटा है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात जो होता है वो 600 अनुपात 1 होता है। यानी 600 आरबीसी बराबर कितना होगा? 1 डब्ल्यूबीसी। तो यहाँ पे आंसर जो आपका सही होगा ए आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो बता ही चुके हैं कहाँ पे होता है? लीवर एंड स्प्लीन में होता है। यानी आंसर जो सही होगा आपका ए आंसर इसका सही होगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये था टेस्ट पेपर और इसकी सॉल्विंग। तो ध्यान रखिए जब भी टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं तो चारों के चारों ऑप्शन को लेके चलिए और जब चारों के चारों ऑप्शन को आप देखेंगे, सॉल्व करेंगे, कई बार किताबों से पढ़ेंगे तो कई चीजें इर्द गिर्द आपको और मिलेंगी और जब ये चीजें मिलेंगी आपके अंदर समाहित होती जाएंगी तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है आपको प्राप्त होगा और जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा उतने ही कम समय में आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे केवल एक ही उद्देश्य है कि लक्ष्य को प्राप्त करना जो कि आपने लक्ष्य को निर्धारित किया है। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टॉपिक को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो नए विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं वो ज़रूर अन्य टॉपिक जो कि YouTube चैनल पर अपलोड है उनको देखिए और देखने के साथ जो है एक नोट्स बनाइए और लगातार चीज़ों को जो है लिखते जाइए। यथासंभव जितनी PDF हो सकेंगी वो हम आपको टेलीग्राम चैनल जिसका नाम क्या है GS with MK रेजा उस पर प्रोवाइड करते जाएंगे। चलिए ओके, धन्यवाद। मिलते हैं नए टॉपिक के